थके हो थोड़े? नहीं थके? नहीं, मुझे ऐसा लगा इतना चल के आने के बाद शायद आपका जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ा डाउन गया होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी एनर्जी आप लोगों की, इतना चलने के बावजूद एनर्जी बढ़िया। फटाफट आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं अपने, लेकिन कुछ सवालात हैं मेरा आप लोगों से, जिसको भी जवाब पता हो या जो जवाब देना चाहता हो वो अपना हैंड रेज करेगा और मुझे जवाब देगा। सबसे पहला सवाल ये कि ये हम क्यों कर रहे हैं? हाथ अद्धर मतलब ऊपर करके, ठीक है, हिस्ट्री जानने के लिए। वेरी गुड। और कोई? भाई आज આપણે જે વોક રાખી છે પાછું કારણ શું છે? सॉरी, मैं पहले सवाल ये करता हूँ कि मेरी लैंग्वेज हिंदी उर्दू जो मिक्सअप है वो या प्योर गुजराती वो रखूँ, कौन सी कंफर्टेबल रहेगी? हिंदी वाले हाथ अद्धर करो। माशाल्लाह, मतलब ऑलमोस्ट सभी को मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आता है, ठीक है। तो ये जो हेरिटेज वॉक कर रहे हैं वो करने का रीजन, एक तो ये मेरी बहन ने बताया कि हिस्ट्री जानने के लिए, दूसरा कोई रीजन क्यों कर रहे हैं हम? यस, ठीक है। चलो थोड़ा सवाल को और ज्यादा गहराई में ले जाता हूँ, मतलब आजकल में ही ये क्यों? किसी को कुछ आइडिया है? कल अहमदाबाद का बर्थडे, थोड़ा इंफॉर्मेशन करेक्ट करता हूँ, कल नहीं परसों है, मंडे को। तो हम जो शहर में रहते हैं, ठीक है, इसका नाम है अहमदाबाद। क्या नाम है? क्या नाम है? अहमदाबाद। कोई भी अगर पूछता है क्या नाम है तुम्हारे शहर का, तो बताना है अहमदाबाद। अहमदाबाद नहीं, अहमदाबाद। अहमद जिसने ये शहर आबाद किया उसके नाम से है अहमदाबाद, ठीक है। उसका बर्थडे है 26 फरवरी, ठीक है। 1411 में इसकी नींव रखी गई थी ये शहर को बनाने की, ठीक है। तो इसीलिए हम चाहते थे कि उसके आसपास एक हेरिटेज वॉक अरेंज की जाए जिसमें आपको मालूमात दी जाए। अब एक और सवाल, अब अहमदाबाद की बर्थडे है, हिस्ट्री भी जाननी है, तो सरखेज को ही क्यों चुना? हाथ अद्धर करके, हाथ अद्धर करके कोई बता सकता है सरखेज को चुनने की वजह क्या है? क्यों सरखेज? कोई और जगह भी तो रख सकते थे हम, जामा मस्जिद है, जूनी जामा मस्जिद है, ठीक है, किला है, वहां पर भी रख सकते, ठीक है। अहमदाबाद तो स्टार्टिंग वहां से हुआ, पर सरखेज क्यों? कोई बंदा? हाँ, अरे डर मत यार, नहीं पता होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या गलत जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं। देखो सरखेज इसलिए क्योंकि अहमदाबाद की जो नींव रखी गई ना, ठीक है, वो उसकी रूहानी नींव यहाँ पर रखी गई थी। जब अहमद शाह बादशाह के मन में ये ख्याल आया कि मुझे एक शहर बनाना है नया, एक ऐसा शहर जहाँ पर हर कोई आबाद रह सके, हर कोई आकर वहाँ पर बस सके अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ, जहाँ पर लोगों की जान माल को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो वो आए सबसे पहले सरखेज। सरखेज क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर सरखेज में उनके जो पीर है शेख अहमद गंज बख्श खट्टू, ठीक है, वो यहाँ पर मुकाम फरमाए हुए थे। अहमदाबाद बसने से पहले सरखेज गांव के अंदर शेख अहमद गंज बख्श खट्टू दीन का काम करते थे, ठीक है। और ये थे पीर अहमद शाह बादशाह के, ठीक है, मतलब उस्ताद, रूहानी उस्ताद। अगर उनको कोई काम काज में किसी मशवरे की जरूरत होती थी तो वो आके इनसे मशवरा लिया करते। वो आए यहाँ पर और यहाँ पर आकर उन्होंने ये बताया कि मुझे एक ऐसा शहर बनाना है, ठीक है। तो वो सरखेज में डिसाइड हुआ कि बनेगा या नहीं बनेगा। अगर किया होगा तो शायद अहमदाबाद नहीं बनता, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि हाँ ये अच्छी जगह है, वहाँ पर आप शहर बसा सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर एक और परमाणु तत्व चालू हुआ कि 4 ऐसे अहमद को इकट्ठा करो वो ना छूटी हो। असर की सुन्नतें ज्यादातर हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो 4 ऐसे अहमद इकट्ठा करने के जिनकी असर की सुन्नतें ना छूटी हो। फजर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुन्नतें। तो 4 ऐसे अहमद इकट्ठा किए गए जिसमें शेख अहमद गंज बख्श कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह खुद एक शख्सियत थी। दूसरे हमारे पीर सुल्तान अहमद शाह बादशाह जिसको हम बोलते हैं, दूसरे ये थे। तीसरे थे काजी अहमद जुद जिनका मजार पट्टन में है, पाटन। और तीसरे थे मलिक अहमद जिनका मजार कालूपुर के अंदर, ठीक है। तो ये 4 अहमद मिले, ऐसे अहमद के जिनकी असर की सुन्नतें तक कदा नहीं हुई थी। इतने पाबंद लोग थे और उन्होंने अहमदाबाद की नींव रखी, तब जाके अहमदाबाद शहर तामीर हुआ, आबाद हुआ, ठीक है। सर ने कहा 4 अहमद और उसके साथ 12 बाबा भी थे, जिनकी कितनी मज़ारें अपने सरखेज में हैं। उसमें शेर अली बाबा, तवक्कल बाबा, फिर गजबस गेबर शाह बाबा, ऐसे टोटल 12 बाबा हैं। और जमालपुर रिवर फ्रंट है, वहाँ पे लौलवी बाबा भी है। ऐसे टोटल 12 बाबा थे और 4 अहमद। तो 4 अहमदों के साथ जो 12 बाबा है उनकी दुआओं से शहर बसा है और उन्होंने यहाँ पर दीन का बहुत काम किया, ठीक है। अभी हम यहाँ सरखेज में इकट्ठा हुए हैं, तो सरखेज की हिस्ट्री पहले हम जानेंगे कि सरखेज क्या है दरअसल सरखेज, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है सरखेज रोजा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सरखेज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि सरखेज की अहमियत क्या है। शहर बसने के पहले सरखेज बस चुका था, ठीक है। सरखेज ये बिगड़ा हुआ नाम है, एक्चुअली इसका नाम है जरखेज। जरखेज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? पढ़े लिखे नौमानी विद्यार्थी हो। जरखेज नहीं, जरखेज का मतलब ऐसा होता है, हाँ यस राइट। जरखेज का मतलब ऐसा होता है कि जो अच्छी धान, अच्छा अनाज उगाती हो वैसी जमीन, उसको बोलते हैं जरखेज। वो जरखेज से धीरे धीरे नाम निकल के हो गया सरखेज, ठीक है। ये बहुत सारे लोग ज नहीं बोल सकते, जा, राइट, तो जा का सा हो गया। वैसे ही एक और नाम है मकरबा, इस विस्तार को बोलते हैं मकरबा। वो भी बिगड़ा हुआ नाम है जो हम सही नहीं लेते। उसका ओरिजिनल नाम है मकबरा। मकबरा इसलिए कि किसी समय में सरखेज जो है वो जंग का मैदान भी हुआ करता था। अगर 2 रियासतों के बीच में जंग होती थी तो सरखेज में होती थी, और वो जंग के कारण यहाँ पर इतनी कब्रें बनी हुई थी, इतने मकबरे बने हुए थे कि ये एरिया का विस्तार का नाम ही पड़ गया था मकबरा। लेकिन उसका नाम बिगड़कर मकरबा हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन राइट अपने अंदर डाउनलोड कर लेना। तो कभी कोई आपको पूछे कि आपके विस्तार का नाम क्या है, आप जहाँ पढ़ते हो विस्तार का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सभी को क्लियर समझ में आया? कोई सवाल इसको लेकर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई कोई ने प्रश्न 6 साहिब पूछी है, वो पूछो। उग्रावा ये मनवा होते कई दो सर, कोई सवाल है तो सबको पूछो। नहीं आई हो, सबको समझ में आ गया? ठीक है, बढ़िया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ट्विस्ट है, ये वॉक खत्म होने के बाद आपकी एक एग्जाम है, 10 सवाल है, वो 10 सवाल मैं बताऊंगा, उसके जवाब आपको लिखने हैं। तो अभी कोई सवाल है पूछ लो। एग्जाम टेस्ट करनी है, टेस्ट नहीं करनी है, ये बताओ। नहीं करनी, बोर्ड में तो टेस्ट मिलते हैं सर, अभी यहाँ पर भी ला के आप एग्जाम दोगे कैसे चलेगा?
कैसा है? ये करनी है टेस्ट, देखते हैं क्या होता है, बाद में डिसाइड करते हैं। जैसे टेस्ट पेपर मेरे पास रेडी पड़ा है, डोंट वरी, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस तरह जो शख्सियत के लिए ज़्यादा फेमस, ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है, वो शख्सियत है हमारे उनका मदार जो उनकी आरामगाह है वो शेख अहमद गंज बख्श खट्टू। इन्होंने 108 साल जिंदगी पाई, अपनी जिंदगी 108 साल, 108 साल अपनी जिंदगी पाई। शेख अहमद गंज बख्श खट्टू, खट्टू इसलिए कहा जाता है कि जो रहने वाले थे वो राजस्थान में गांव है खट्टू, खाटू है दरअसल, बट उसका भी बिगड़ा नाम हो गया खट्टू। वहाँ से बिलोंग करते थे, रहने वाले। उनकी पैदाइश तो दिल्ली में हुई, बट उनकी ज़्यादातर जो जिंदगी है वो खट्टू में गुजरी, इसलिए उनको शेख अहमद गंज बख्श खट्टू कहा जाता है, ठीक है। तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि भाई खट्टू खट्टू क्यों करते हो, तो आपको पता होना चाहिए। खाटू गांव के अंदर इनके जो उस्ताद है बाबा इशहाक खाटू, उनका मजार है, ठीक है, और उन्हीं के ये मुरीद थे। वहाँ से फिर वो तरके जाकर बसे, यहाँ पर उन्होंने दीन का काम चालू किया। अब हमारे पास ना दो तरह की हिस्ट्री है, दो तरह की हिस्ट्री हमारे पास, एक कारनामों वाली हिस्ट्री है और एक करामतों वाली हिस्ट्री है। देखो कारनामे क्या होते हैं खबर है? जब इंसान ठान ले मेरे को कुछ करना है तो कारनामे हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। कारनामों के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, इंसान का ठानना, मेहनत, लगन, तो कारनामे हो सकते हैं। और करामतें क्या है पता है? वो अल्लाह के हुक्म से ही होती है, मतलब हर किसी पे होगी ये जरूरी नहीं है, हर बार होगी ये भी जरूरी नहीं है। मैं धारू तब करामत नहीं हो सकती, अल्लाह चाहेगा तभी कुछ ना कुछ करामत होगी, और अल्लाह चाहेगा उसी से वो करामत करवा सकता है। तो उसकी डिपेंडेंसी बहुत कम होनी चाहिए। हमारी तकलीफ ये है कि हमने करामतों वाली जो हिस्ट्री है ना उसको बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर लिया और उसी के पीछे भागते रहते कि इनकी करामतें ये है, और कारनामों वाली जो हिस्ट्री है ना वो हमने छोड़ दिए साइड में, जिसके पीछे दरअसल हमें मेहनत करनी चाहिए। उनके कारनामे पढ़ के हमें उस पर मेहनत करके हमें हमारे कारनामों को अंजाम देना था, बट हम क्या है करामतों के ऊपर दारो मदार रख के बैठे हैं। अभी सारे नौजवान बच्चे हो आप, ठीक है, देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, ऑलरेडी ज्ञान माफी का इश्यू चल रहा है, कुछ और मस्जिदों का इश्यू आ रहा है, ठीक है, तो क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो हमें ही उसकी ओरिजिनल ऑथेंटिक हिस्ट्री पता नहीं है, सही मालूमात हमें ही नहीं है, पहला। दूसरा, हमारी मस्जिदें गिरा, अगर मस्जिदें आबाद हो तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तीसरा, अगर हम कारनामों के ऊपर, क्योंकि ये जमाना जो है वो लीगल फाइट करने का है, ये जंगों वाला जमाना नहीं है कि तलवार निकाल दी और घोड़े पे बैठ के तुम निकल गए, ये लीगल फाइट करने का जमाना है, ठीक है। तो लीगल फाइट करनी रहेगी। इस्लाम जो है वो एक मौजूदा है, इस्लाम खुद एक मौजूदा है। इस्लाम को अगर आप सही से समझोगे तो इस्लाम खुद एक मौजूदा है। इस्लाम पर्टिकुलर कोई एक चीज के अंदर ढलने का नाम नहीं है, वक्त के साथ, हालात के साथ रिफॉर्म होना, ये इस्लाम है। और हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हम पे जो किताब नाजिल हुई, क्या नाम है वो किताब का? कुरान। उसकी पहली आयत क्या नाजिल हुई थी? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। क्या माना होता है इकरा का? पढ़ो, पढ़ो, क्या करो? पढ़ो, इकरा, पढ़ो। हमारी जो पहली आयत जिस चीज के लिए नाजिल हुई है हम उसी को छोड़ चुके। कितने लोग किताब पढ़ते हो? आपकी स्कूल की नहीं, उसके अलावा इंफॉर्मेशन के लिए। माशाअल्लाह जितने लोग पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो लोग नहीं पढ़ते, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी विनती है कि किताबों से दोस्ती लगाओ। किताबों से जब दोस्ती लगाओगे ना तो नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा ना तो तुम्हारी अहमियत बढ़ेगी। आप मुझे सुन रहे हो,
क्यों सुन रहे हो? कि मेरे पास वो नॉलेज है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, इसलिए सुन रहे हो। आपके पास नॉलेज होगा ना तो आपको भी लोग सुनेंगे, लेकिन नॉलेज नहीं होगा तो क्या कोई सुनेगा? तो क्या करो, पढ़ो, किसी की बातों में मत आओ, पढ़ो, इकरा। ठीक है, अहमदाबाद की हिस्ट्री के ऊपर अगर आपको बुक पढ़नी है तो सामने एक लाइब्रेरी है, थोड़ा खर्चा लगेगा, अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा सेविंग करके मीराते सिकंदरी और मीराते अहमदी, ये 2 किताबों के नाम है जो गुजराती में अवेलेबल है, वो मिल जाएगी। थोड़ा खर्चा करके मेरी रिक्वेस्ट है वो परचेज करो और उसको पढ़ो। दूसरी चीज, किताबें कभी उधार नहीं ले जाती। मेरा ऐसा मानना है कि किताबें सिर्फ और सिर्फ खरीदी ही जाती है, किताबें कभी किसी से उधार मत लेना, लाना पढ़ के लौटा दूंगा, नहीं। अपनी खुद की घर में एक लाइब्रेरी बनाओ, थोड़ा पैसा सेव करो और अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाओ, जब चाहो तब पढ़ सको। किसी और की होगी तो टेंशन रहेगा, फट गई, लॉस हो गई, जवाब देना पड़ेगा, राइट? तो पढ़ो, ठीक है। बात थोड़ी इधर उधर हो चली हिस्ट्री के टॉपिक से, बट जरूरी थी। हम थे करामत और कारनामों के ऊपर, तो आज हम जो देखेंगे वो मेजरली देखेंगे कारनामों के ऊपर, क्योंकि करामतें तो इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा फैली हुई है, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो करामतों के ऊपर वीडियो बनाते हैं, और आप सभी को पता ही है जो शख्सियत है उनके क्या क्या करामत है, बट कारनामे क्या काम किए थे कि उनको इतना बड़ा लक़ब मिला, उनको इतनी इज्जत बख्शी गई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो उनकी 108 सालाना जिंदगी के अंदर उन्होंने अलग अलग करीबन 200 से ज्यादा किताबें लिखी। कितनी? उसमें ज्यादातर जो किताबें थी वो हदीस की किताबें थी। कौन सी किताबें थी? हदीस की किताबें। अब वो किताबें कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि लोग करामतों के पीछे भाग रहे, कारनामों के पीछे मेहनत नहीं कर रहे। उनकी चुनिंदा किताबें अवेलेबल है जो अंदर लाइब्रेरी के पीछे म्यूजियम जैसा बनाया है, जो उनके हाथों से लिखी गई है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बट ये एक काफी प्रॉब्लमेटिक है, हमने उसके जो कारनामे थे ना उसको कहीं पर भी सेव नहीं रखा है। 200 किताबों में से मुश्किल से 20 किताबें भी अवेलेबल है। अच्छा, धूप लग रही है? हाँ, जो सब्जेक्ट लग रहा है थोड़ा और इंटरेस्टिंग करके बताऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि 200 किताबें उन्होंने लिखी, 200 से ज्यादा किताबें, लेकिन अवेलेबल 20 किताबें भी नहीं है। अब किताबों के अंदर उन्होंने कहानियां तो लिखी नहीं होगी, क्योंकि वो खुद एक मुहद्दिस और मुहक्किक थे। मुहद्दिस जो हदीसों को तशरीह करते हैं, सही है या नहीं है, ठीक है। तो इतने बड़े जब आलिम थे तो उनकी किताबें अवेलेबल होनी चाहिए थी, बट नहीं, ठीक है। अब हम अंदर जाएंगे, रोजे की ज़ियारत करेंगे। अंदर जाने के लिए सर ढांकना जरूरी है, वहाँ पर टोपी अवेलेबल है, टोपी पहन लो, नहीं है तो रुमाल से सर ढांक लो। रोज़ा जो बाहर का जो कंपाउंड है उसके अंदर है मेन रोज़ा, जेंट्स को अलाउड है, लेडीज को अलाउड नहीं है। तो गर्ल आप लोग बाहर की तरफ वेट करना। आपको अगर अंदर से मजा देखना है तो अंदर से मैं आपको बताऊंगा, शोर मत करना, एहतियात बरतना, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, ठीक है। बिस्मिल्लाह बोल के खड़े हो जाओ और धीरे धीरे मजा। पहले बॉयज, गर्ल्स सिट डाउन।
જો બેટા અહીંયા ઉભા રહીને છે ને આ ઇમામ સાહેબ નમાજ પઢે હું ત્યાં જઈને વાત કરું તો સમજમાં આવે હવે તમને એક બીજી વસ્તુ બતાવું જો કેટલી વસ્તુ જોઈ લો પછી ત્યાં ભેગા થઈને જ વાત કરું છું અહીંયા ખાલી વસ્તુ જો આ ગુંબદ કેમ બનાવે છે ખબર છે શાંતિથી સાંભળજો અલ્લાહુ અકબર એક સુધી આવ્યો અવાજ રિફ્લેક્ટ થાય પરિવર્તિત થાય અહીંયાથી લઈને આ ગુંબદના કામ બરાબર આ મેમ્બર છે તો અહીંયા ઉભાની છે લોકો નમાજ કરે છે ને એ ધાર્મિક પ્રવચન આવે અહીંયા દેખાય જો અહીંયા આ સીડી જેવું છે સીડી દેખાય છે આમથી જોવા મળશે ઊભા થઈ જાવ વાંધો નહીં બેસો નહીં આમથી જો આમથી જો આ સીડી છે એટલે આ મોલાના છે ને જુમ્માનો દિવસ હોય ને શુક્રવારના દિવસે અહીંયા રહીને પ્રવચન આપે સમજ્યા ચાલો હવે ત્યાં આવી વાત मिल जाएगा शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंचे या ना वहाँ जाओ ये लड़के समझ जाते तुरंत ठीक है अभी ये वॉक स्टार्ट करने के टाइम में मैंने आप लोगों को एक हकीकत से वाकिफ करवाया कि भाई हम कारनामों के पीछे नहीं भाग रहे करामतों के पीछे भाग रहे हम इतना अंधी दौड़ में भाग रहे करामतों के पीछे कि यहाँ मस्जिद प्रशासन को एक बोर्ड लगाना पड़ा कि ये जो थंबा है थंबा ये सिर्फ और सिर्फ दिया बत्ती का थंबा है लाइट के लिए प्रकाश के लिए यहाँ पर मन्नत मत मांगो कोई भी बहुत सारी मस्जिदों में आपने ऐसे पिलर देखे होंगे पिलर होने का रीजन कि भाई पहले के जमाने में लाइट नहीं थी लाइट को इन्वेंट हुए कितना टाइम हुआ इलेक्ट्रिसिटी को मैक्सिमम 120 ईयर मैक्सिमम या 130 उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इसीलिए आज भी अहमदाबाद के पुराने जो मकान है पोल विस्तार के वहां पर जाओगे तो घर के दरवाजे के बाहर आपको 2 गोग जैसे मिलेंगे देखे होंगे ठीक है वो कोई अकीदत की जगह नहीं है वो दिया रखने की जगह है वहां पर लोग रोशनी के लिए दिया रखते थे चूंकि पोल विस्तार का जो कल्चर है वो रात को खाना खा के घरों के बाहर बैठ के लोगों से बातचीत करना होता था तो घर के बाहर के जो ओटा होता है उसमें लाइट आए इसलिए वहां पर दिया रखा जाता है अब दिया तो ओपन में भी रखा जा सकता है तो गोग बनाने की जरूरत क्या थी तो 2 रीजन थे कि भाई जो दिए में तेल होता है उससे जो छत होती है ना वो पूरी काली हो जाती है ठीक है पहला नुकसान ये दूसरा अगर हवा चली तो दिया बुझ जाएगा बार बार उसकी स्विच नहीं होती थी कि बटन दबा दिया चालू हो गया अभी जितना हम आसान समझते ठीक है सोर्सेस इतने इजी पहले के जमाने में नहीं थे तो जो गोग होती है वो दिए के लिए होती है तो वैसे ही ये जो पिलर है ये भी दिए के लिए है यहाँ पर ये अभी पानस जैसा लगाया है आप माणिक चौक वाली जो जामा मस्जिद है ना वहाँ जाओगे ना तो वहाँ पर प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर दिखेगा गोग जैसा होगा उसके अंदर बीच में दिया रखने का उंडा खड्डे जैसा होगा वहाँ पर दिया रखा जाता था क्या रखा जाता था दिया तो ये मन्नत मांगने की जगह नहीं अब कोई मुझे बताएगा कि ये जो मस्जिद है उसकी सरई शहन हद कहाँ तक है शहन शहन बोलते हैं ना मस्जिद का शहन ये मस्जिद का शहन कहाँ तक है नहीं पता है मस्जिद के पिलर तक तो मेरे बाहर का जो कॉम्प्लेक्स है पेवेलियन इसका कोई काम बता सकते हैं मेरे को हाथ ऊपर करके तो फिर शहन वो भी नमाज पढ़नी मतलब कुछ नमाजियों को हम खुली धूप में नमाज पढ़ने के लिए लेंगे कुछ नमाजियों को हम छत वाली नमाज लेंगे ये कैसा भेदभाव तो अभी की मस्जिदों में भी होता है ऐसा किसने बताया भाई ये नियम कौन लेकर आ गया ठीक है
के लिए इफ्तार के लिए। चलो ये भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। होटल में गए हो? सब गए हो? कितने टाइम से होटल देख रहे हो आप? क्या लगता है होटल इंडस्ट्री कितनी पुरानी है? आपके फादर जो हो या आपके ग्रैंडफादर हो ना, उनको पूछना कि आप सफर में जाते थे तो कहाँ रुकते थे, तो आपको बोलेंगे मुसाफिर खाने में। कहाँ पर? शायद आप भी रुके हो कभी बचपन में, याद हो थोड़ा बहुत ऐसा। एक बड़ा सा हॉल होता है, उसी के अंदर सबको डाल देते हैं। अजमेर में अभी हमारी एक तकलीफ है, यहाँ पर भी ऐसे बोर्ड लगा हुआ है, उसकी हमने बात की है, शायद हट जाए। एक तो हमने मस्जिदों को सिर्फ नमाज तक मखसूस रख दिया है, लिमिटेशन। मस्जिद नमाज के लिए आओ और चले जाओ। क्या सही में मस्जिदें यहाँ तक मखसूस थी? मस्जिद की लिमिटेशन इतनी ही है इस्लाम में कि इबादत का दैट्स इट। खुतबा क्यों दिया जाता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ खुतबा? चाहे वो फ्राइडे का हो या ईद का हो, लोगों को वाकिफ करना क्या चल रहा है उससे, या लोगों से वाकिफ होना कि भाई हमारे समाज में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे। खुतबे का मेन पर्पस तो यही था ना, खुतबे का मेन पर्पस यही था ना, सोशल इश्यूज के ऊपर बात करना, राइट। तो मस्जिद का एक ये काम था कि सोशल इश्यूज पे बात करना और उसको सॉल्व करना, सिर्फ नमाज तक मखसूस नहीं। ये जो बाहर का हिस्सा देख रहे हो ना, ये है राहदारियों के लिए। थोड़ा अगर पीछे की तरफ देखोगे ना, तो वहां पर कैलीग्राफी में कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है? ब्लैक राइटिंग से ना उसमें लिखा हुआ है कैलीग्राफी। वो कैलीग्राफी में लिखा हुआ है मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। क्या लिखा है? वो हर एक जगह से चले आते हैं, इसका माना ये होता है। और ऐसी हर दीवार पे ऐसी कुछ ना कुछ कैलीग्राफी आयतें लिखी हुई थी, लेकिन देख रेख के अभाव से वो सारी मिट गई। ये जो पेवेलियन है बाहर का, पहले के टाइम में जो मुसाफिर लोग होते थे, एक शहर से दूसरे शहर में आते थे वो रुकने के लिए, इसके लिए रुकने के लिए कॉर्नर में छत बनाई, ठीक है। क्यों? कि बारिश सर्दी, तो वहां पर वो अपना बसेरा कर सके। क्या कर सके? बसेरा, मतलब कि 1-2 दिन रुकाव करना हो कर सके। सफर के अंदर भी इस्लाम ने हमको मस्जिदों से दूर नहीं रखा, और अब अभी हम औरतों को मस्जिदों से दूर कर रहे हैं। અહીંયા મહિલાઓએ પ્રવેશવું નહીં। आपको नहीं पता हो तो बता दूं, ये मस्जिद के अंदर मखसूस अलग सेपरेट औरतों को नमाज पढ़ने के लिए प्रबंध शेख अहमद गंज बख्श कट्टू ने उनके टाइम पे करवाया था। पर्दा बोलते हो बेटा, पर्दा बोलते हो, एरिया को पर्दा बोलते। और ऐसा अहमदाबाद की ऑलमोस्ट हर बड़ी मस्जिद के अंदर दिखेगा। तो ये हमारी एक तकलीफ है कि हमने औरतों को मस्जिदों से दूर कर दिया। ऐसा नहीं है कि औरतें मस्जिदों में नहीं आ सकती, ये एक गलत थॉट, गलत फैमिली हमारे अंदर डाली गई है। औरतें मस्जिद में आ सकती है, बशर्ते उनके लिए इंतजाम अलग हो, ठीक है। और पहले के जो सुल्तान हैं, पहले के जो औलिया है, उन्होंने यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी ये इंतजाम किया हुआ है। अभी के लोग जो मस्जिद बनाते हैं, वो मस्जिद ऐसी बना रहे कि औरतों के लिए कोई इंतजाम ही नहीं होता है। तो वो उनकी प्रॉब्लम है कि उन्होंने आप लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं रखा है। बाकी औरतें मस्जिद में जा सकती हैं, ऐसी कोई पाबंदी आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। बट हाँ, कोई अगर मना करता है तो लड़ मत बैठना, उनका एहतराम करो। अगर मना करता है तो छोड़ दो, मगजमारी मत करो।
उसके ऊपर अलग से फिर बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सहन का मतलब समझ में आ गया क्यों है, ठीक है, कि भाई बाहर से कोई आया है, उसको रुकना है, 1-2 दिन यहाँ पर रुक सकता है, और सफर की हालत में भी वो इबादत सबसे नजदीक, नमाज पढ़नी है तुरंत 2 कदम चला मस्जिद, राइट। तो अहमदाबाद की ज्यादातर मस्जिदों के अंदर आपको ये बंदोबस्त देखने को मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा ही मस्जिद की ओरिजिनल हिस्ट्री। मस्जिद का तामीरी काम शुरू करवाया था खुद शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह उनकी हयाती के अंदर, ठीक है, जब अहमद शाह बादशाह का यहाँ पर राज हुआ करता था। जब अहमद शाह बादशाह को पता चला कि मेरे पीर एक मस्जिद का तामीरी काम करवा रहे, ठीक है, तो क्यों ना मैं उसके अंदर हिस्सा लूं। वो आए शेख अहमद गंज बख्श खट्टू के पास और उन्होंने ये फरमाया कि मेरे पीर मुझे ये मस्जिद के तामीरी काम के अंदर हिस्सा लेना है, मुझे कुछ पैसा देने दो। तब शेख अहमद गंज बख्श खट्टू ने उनसे ये कहा कि आपको और मौके कई मिलेंगे दूसरी मस्जिदें बनवाने के, ये मस्जिद खुसूसन मेरे खर्चे पे बनेगी। तो ये पूरी की पूरी जो मस्जिद है शेख अहमद गंज बख्श खट्टू ने अपने खर्चे से बनाई। इसीलिए मस्जिद देखोगे तो बहुत सादा है, सादी, डिजाइन कम है इसके अंदर, क्योंकि जितना डिजाइन होगा उतना खर्चा ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये मस्जिद जो है, ठीक है, इसमें कोई मीनारे नहीं है। ज्यादातर मस्जिदों के अंदर मीनारे है, बट ये मस्जिद शुरुआती दौर से जब से बनी तब से इसके अंदर कोई मीनारा नहीं है। उसका रीजन यही है कि ये मस्जिद को शेख अहमद गंज बख्श खट्टू ने अपने आपसी पर्सनल खर्चे से बनवाया था। उनका काम मस्जिद बनवाना था, मस्जिद बनवाई, ठीक है। मस्जिद बनने के बाद बाजू में छोटा सा हौज हुआ करता था, ठीक है। वो हौज को बड़ा करवाया सुल्तान कुतुबुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह। कौन? सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह। सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह ने एक और हौज बनवाया। कोई बता सकता है कौन सा हौज? कांकरिया, हौजे कुतुब। कांकरिया का ओरिजिनल नेम है हौजे कुतुब, क्योंकि कुतुबुद्दीन शाह ने उनको बनवाया था, ठीक है, इसलिए उसको कहा जाता है हौजे कुतुब। और कुतुबुद्दीन शाह ने ये जो हौज था इसको बड़ा करके यहाँ पर तालाब बनवाया। ये तालाब को बोलते हैं अहमद सर। क्या बोलते हैं? अहमद सर। क्या बोलते हैं? अहमद सर। ठीक है। अब मैंने थोड़े टाइम पहले आप लोगों से एक आर्किटेक्चर स्टाइल में बताया था। कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल था? कोई बताएगा? अभी बताए यार, आधे घंटे पहले भूल मत जाओ। हाथ अंदर करके प्लीज। हाँ, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल, राइट? इंडो सैरासनिक एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल। अब हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल के बेनिफिट देखेंगे। व्हाट इज द बेनिफिट एंड व्हाट इज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल? ये ऊपर लड्डू जैसा कुछ दिख रहा है, क्या बोलते हैं आपको? क्या मालूम? ठीक है, इसको बोलते हैं गुम्बज, गुम्मट, ठीक है, दोनों ही बोलते हैं। आप गुम्बज भी बोल सकते हो, गुम्मट भी बोल सकते हो। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आने के पहले ऐसा कोई आर्किटेक्चर अवेलेबल नहीं था, ये मुसलमान लेकर आए गुम्बज स्टाइल। इसके पहले के जितने भी आर्किटेक्चर है, जो नॉन मुस्लिम मंदिर है, हिंदुओं के, जैनों के, ठीक है, बुद्धों के, तो उसके अगर ऊपर के भाग देखोगे ना तो ऐसे त्रिकोण आकार में दिखेंगे आपको। देखे? तो वो इस्लाम आने से पहले का आर्किटेक्चर है। इस्लाम आने के बाद वो जो त्रिकोण शेप था वो तब्दील हो गया राउंड शेप में, या थोड़ा अर्ध चंद्राकार जो बोलते हैं उसको, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग जगहों पर ये जो गुम्बज है वो अलग अलग प्रकार से है। अब ये गुम्बज के अंदर भी आपको कुछ शेप दिखेंगे। अगर मुगल आर्किटेक्चर में जाओगे ना तो आपको प्याज उल्टी रख दिया हो वैसा शेप दिखेगा, ये लड्डू को आधा काट के रख दिया हो वैसा शेप दिखेगा। हाँ,
देखो डिजाइन जो है ना इंसानों ने वो अडॉप्ट की है कहीं ना कहीं से। इंसान के अंदर वो ताकत नहीं है कि अपने हिसाब से कोई डिजाइन बना ले। उसने कुछ देखा है, कुछ ए और बी वो दोनों को मिला के उसने कुछ बनाया है। ये जितनी भी डिजाइन है कहीं ना कहीं कुदरत ने हमें दी है, कुदरत से हमने उसको ली है और हमारे आर्किटेक्चर के अंदर उसको डाला है। तो ये जो देखोगे गुंबद का स्टाइल तो ऐसा लगेगा जैसे अपने लड्डू बना के बीच में से काट के रख दिया। ठीक है, गुजरात सल्तनत की ज्यादातर इमारतों के अंदर गुंबद ऐसा ही मिलेगा। कैसा मिलेगा? तो गुजरात सल्तनत की जितनी भी इमारत है उसमें आपको जो शेप मिलेगा ना वो कैसा मिलेगा? लड्डू जैसा। कैसा? आप मुगल सल्तनत की इमारतें देखोगे ना तो उसका शेप मिलेगा आपको प्याज जैसा। ताजमहल देखा है फोटो में तो सभी ने देखा होगा, उसके ऊपर का गुंबद देखोगे ना तो थोड़ा ऐसे है, ऐसे फिर ऐसे। तो क्या है? प्याज को उल्टी रख के देख लेना, वही है, दूसरा कुछ नहीं है। समझ में आया? अभी 5 मिनट आप यहाँ रेस्ट करो, एक ग्रुप वहाँ से जाता है, फिर मैं एक्चुअल बेनिफिट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल एक्सपीरियंस कराऊंगा वहाँ पर आपको। और मैं इसके बारे में और थोड़ी डिटेल आपको दूंगा। मुसलमान गुंबद लेकर आए, क्या लेकर आए? एक और चीज लेकर आए मुसलमान, कमान। क्या? आर्च, कमान, दरवाजे दिए। दरवाजा देखा है ना, 3 दरवाजा, कैसी कमान बनती है। ठीक है, तो उसके पहले जितने भी एंट्रेंस होते थे ना वो फ्लैट होते थे, बिल्कुल चौरस ऐसे डिजाइन। जो कमान है ना, कमान वो मुसलमान लेकर आए। कौन लेकर आए? अब फायदा क्या उसका? खाली डिजाइन है, खाली डिजाइन है, डिजाइन तो है ही, उसके साथ साथ दूसरा बेनिफिट, अगर फ्लैट पर सरफेस होगा ना, फ्लैट बिल्कुल ऐसा फ्लैट, भूकंप आया ना तो बीच में से टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्या होता है? भूकंप आया तो बीच में से टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट अगर कमान बनी हुई है तो उसके अंदर लचक है, भूकंप के अंदर वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा और नुकसान बिल्डिंग को कम से कम पहुंचाएगा। ये जो कमान है उसका बेनिफिट है। मुसलमानों के पहले वो कमान किसी भी आर्किटेक्चर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर किसी ने यूज नहीं किया। कमान और गुंबद ये स्पेशली मुसलमान यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, इसके पहले ये 2 चीजें आर्किटेक्चर के अंदर यूज नहीं होती थी, इसीलिए इसको कहते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो मतलब इंडियन, इस्लामिक मतलब इस्लाम की जो 2-3 चीजें जुड़ी हो उसका मिश्रण। अब ये जो भी आर्किटेक्चर देखते हो ना ये लोड बेरिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। कौन सी? लोड बेरिंग। आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि आपने सारा राइट। लोड बेरिंग आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होता है? एक के ऊपर एक रख देना, खत्म। बचपन में आपने भी किया होगा, वो ब्लॉक्स आते थे, वो जमाते थे, जमाए ब्लॉक्स, वो क्या है? लोड बेरिंग। ये पिलर्स को ध्यान से देखोगे ना, कोई भी पिलर्स को, तो उसमें कहीं आपको जॉइंट नहीं दिखेंगे। जैसे आरसीसी के मकान में होते हैं जॉइंट, ऐसे जॉइंट आपको नहीं दिखेंगे। रीजन क्या है पता है? नीचे का एक स्लैब होगा, सेम आपका जो ब्लॉक पजल होता है ना वैसे ही ऊपर का भाग जो है वो उठा हुआ रहेगा, उसके ऊपर के भाग में होल होगा, उसको बिठा के रख देते। आज भी उसी तरह खड़ा है, इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? लोड बेरिंग। एक के ऊपर एक रख के इसको जमा किया बस। अब इसको ज्वाइन करते थे सीमेंट से, सीमेंट से नहीं, इसको जो ज्वाइन करते थे वो पहले के लोग कुछ मिर्च मसाले, कुछ खास किस्म की मिट्टी, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हम बोलते
बोलते हैं जिसको, तो वैसे पहले चिनाई माटी बोलते थे। तो चिनाई माटी, कुछ मिर्च मसाले, उसको मस्त पीस के उसका लेप बना के उसको खाली बीच में लगा दिया जाता। वो क्यों लगाया जाता था कि भाई मिट्टी की चीज है, जीव जंतु अंदर ना आए, इसलिए आपको ज्यादातर इमारतों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ताकि अभी अपने मकान के अंदर ये आर्किटेक्चर के अंदर आपको जीव जंतु बहुत कम दिखेंगे। क्यों? वो जो मिर्च मसाले हैं वो जीव जंतुओं को दूर रखते हैं। जीव जंतुओं को दूर रखने का रीजन क्या? भाई जीव जंतु आएंगे, वो खोखला करेंगे अंदर से, इमारत कमजोर हो जाएगी, लंबा टाइम नहीं चलेगी। इसलिए जीव जंतुओं के लिए उन्होंने गारा बना के बीच में लगा दिया कि भाई जो थोड़ा भी पेचेज है, जगह है, वहां पर किसी को जगह घुसने की ना हो। ठीक है। अब पहले के जमाने में मोटर नहीं थी, बिजली नहीं थी, वो मोटर नहीं थी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2-3 कुंडी जैसा दिखेगा। अहमदाबाद की ऑलमोस्ट हर मस्जिद के अंदर पानी का टांका अवेलेबल है, भूगर्भ जल जिसको बोलते हैं। गुजराती में शायद पढ़ने में आता होगा, भूगर्भ जल। भूगर्भ जल मतलब पानी का टांका। तुम जहाँ बैठे हो उसके नीचे भी पानी का टांका है। बरसात का जो पानी आता था उसको उस तरह से उसका डिजाइन किया हुआ था, जो सारा का सारा जो पानी है वो पानी के टांकों में चला जाता है, और वो पानी के टांकों से फिर जो गड़गड़ी के जो होता था पहले, उससे ऊपर खींच कर उसको इस्तेमाल किया जाता है। फटकड़ी वगैरह डालते थे, ठीक है, बहुत टाइम से पानी जो पड़ा रहा होता था, उसमें जो नील वगैरह चिपका होती थी, तो फटकड़ी वगैरह डाल के उसको दूर कर दिया जाता है। देखिए यहाँ से अंदर औरतों के लिए बदकिस्मती से जाना मना है। मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, उस कॉर्नर में देखोगे तो 2 माला इमारत जैसा ભવિષ્યની કોઈ પણ પ્રકારનો 5 દિવસ પછી તમને મળી તો ઇન્શાઅલ્લાહ એટલે ઈશ્વરની ઈચ્છા હશે તો ચોક્કસ મળી। हम देख लेंगे बात। कहते हैं मुलुक खाना, क्या कहते हैं? मुलुक खाना स्पेशली औरतों को नमाज पढ़ने के लिए बनाया जाता है। इसका एंट्रेंस भी बाहर की साइड से अलग दिया हुआ है, सेपरेट। इतनी व्यवस्था करके रखी थी उस टाइम पे, आज से 600 साल पहले। और वो जो मुलुक खाना है अभी वो आपको ओपन दिखेगा, बट दरअसल वहाँ पर भी जाली, जूनी जामा मस्जिद जो है वहाँ पर जाली अवेलेबल है। मानिक चौक वाली जो जामा मस्जिद है वहाँ पर भी जाली अवेलेबल। यहाँ की जाली हो सकता है कि शायद इसी समय में टूट गई हो, उसके बाद उसको रिपेयर नहीं करवाई हो। तो यहाँ पर मखसूस आप लोगों को नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई गई। ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ આવા મેં અભી તક વાત કરશો ને તો તમે એમ સમજો કે અમને ખબર નહીં પડે मेरी आवाज में हमारी आपको और ये हमारी समझ गवाही आपसे એટલે કયામત તક દિવસ જાણે જીવોનો હિસાબ લેવામાં આવશે। क्या फर्क पड़ा? आवाज गुंजा। अब पता चला गुम्बज का बेनिफिट क्या है? गुम्बज गूंजना, समझ रहे हो? क्योंकि इस्लाम के अंदर इबादत जो है वो मिलकर करना है। गैर मुस्लिमों के अंदर इबादत जो होती है मखसूस होती है, अलग अलग अपने तरीके से होती है। इस्लाम क्या कहता है कि बनती कोशिश आप जो इबादत करोगे वो बाजमात करोगे। कैसे करोगे? कैसे करोगे? अभी इतना बड़ा पेविलियन है, ठीक है, इमाम साहब का गला नहीं फट जाएगा, मेरा फट रहा है इतना, फटेगा नहीं फटेगा, राइट? और अगेन इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइम पहले आई? 130, ठीक है। तो उसके पहले क्या? उसके पहले का इको माइक सिस्टम है ये गुम्बद। जैसे मैं अंदर जाके बोलना चालू करूंगा, मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ लास्ट एंड तक वाले बंदे को सुनाई देगा ड्यू टू इको वॉइस सिस्टम। गुम्बद की जो साइज है वो भी सेम नहीं है। गुम्बद छोटे बड़े अलग अलग हिस्सों में है। क्यों? क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो मेरी आवाज ऊपर जाएगी, अथड़ा के वापस नीचे आएगी, फिर वापस ऊपर बड़े गुम्बजों में जाएगी। तो एक इको सिस्टम क्रिएट करेगा
वॉइस के लिए, आवाज के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जो आवाज हर जगह पहुंचाएगा। फर्क दिखा? गुंबज का बेनिफिट। इसलिए मस्जिदों के अंदर गुंबज होता है कि इमाम अगर किरात कर रहे तो बिना माइक के भी आखिरी सब तक उनकी आवाज पहुंचे। अभी समझ में आया? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेनिफिट। आर्च का बेनिफिट मैंने बता दिया। आर्च देखनी हो तो ये है आर्च, इसको बोलते हैं कमान। देखी कमान दिख रही है? ये जो है ये कमान है। ये कमान से बेनिफिट क्या होगा? ऊपर का जो बिल्कुल सीधा हिस्सा है उसको एक सपोर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? तो कभी भूकंप वगैरह आया, ठीक है, तो उसको नुकसान कम होगा। गुंबज का बेनिफिट एक वॉइस इको क्रिएट करता है, जिससे मैं नॉर्मल भी अगर बात करूंगा तो आप तक आवाज प्रॉपर वे में आएगी। ठीक है। अब तीसरी एक चीज जो शायद आपने ऑब्जर्व नहीं की होगी, फ्लोरिंग। ये हालांकि रिस्टोर किया हुआ है बट स्टिल थोड़ा ओरिजिनल कंडीशन में है। क्या लगता है आपको ये? नहीं, मतलब हमारे घर में टाइल्स जो होती है वो लाइन से लाइन मिला के हम बनाते हैं, राइट? कितनी खूबसूरत लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर होती है वो। क्यों पता है? भूकंप जो आता है ना वो वेव में आता है। कैसे आता है? वेव, मोजों की तरह। तो अगर मुझे आई भूकंप की और एक लाइन के अंदर सारी चीजें बिछी हुई है तो तुरंत निकलकर टूट जाएगी। बट अगर और इवन तरीके से इसको मैच किया है तो कोई कमजोर टाइल्स होगी, उसको बाजू वाली जो मजबूत टाइल्स है ना वो बचा ली। समझ में आया? हमको ऐसा लगेगा कि ये इतना अच्छा खूबसूरत लाइन में बनाया, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, इसमें कोई और इवन नहीं रखा, एक पिलर ऐसा एक पिलर ऐसा नहीं, ये मस्त एकदम खूबसूरत गुंबज बना। नीचे ऐसी गलती क्यों कर दी? ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के पुराने जमाने में जो फ्लोरिंग बनाया जाता था वो इस तरह बनाया जाता था कि उसकी जो पत्थर या टाइल्स है वो और इवन बाके चुके तरीके से रखे जाए, और इसीलिए उसके ऊपर कारपेट बिछाई जाती थी खूबसूरती के लिए। तो भाई नीचे का जो भाग है वो हमको छुपा देना, तो कारपेट बिछा देते थे खूबसूरती। ठीक है, समझ में आ गया? अब मस्जिद की कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मुलुक खाना मैंने आप लोगों को बता दिया, जो लास्ट में कॉर्नर में है, वो औरतों को नमाज पढ़ने के लिए मखसूस जगह है, सेपरेट, उनका पर्सनल, ठीक है, और उसका रास्ता बाहर की तरफ से ये अलग। सामने जो दिख रहा है वो मेहराब है। क्या है? डिजाइन किया हुआ। अब मेहराब का काम क्या होता है? डायरेक्शन, ठीक है। मस्जिद में इमाम तो एक ही होता है, तो मेहराब भी एक ही होना चाहिए ना। बट इतना बड़े पेवेलियन के अंदर मैं बीच में खाली एक मेहराब बना दूं तो क्या वो खूबसूरत लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए ज्यादातर मस्जिदों के अंदर आपको ऑड नंबर, एक ही संख्या, ऑड नंबर एक ही संख्या में मेहराब मिलेंगे। ज्यादातर मस्जिदों में आपको 3 या 5 मिलेंगे। कुछ मस्जिदों में 7 और 9 तक है, लेकिन 7 और 9 मेहराब वाली मस्जिदें बहुत कम है। मेजरली अहमदाबाद की जो मस्जिदें है वो 3 या 5 मेहराब वाली है। सेंटर में जो मिंबर के बाजू का जो मेहराब है, इमाम वहां खड़ा रहेगा। बाकी के जो 2 मेहराब है वो वैसे खाली पड़े रहेंगे। बट क्या ये मेहराब इसी काम के लिए है, खाली डिजाइन देने के लिए? नहीं। समझ लो, आप इधर आए, असर का वक्त जा चुका या जोहर का वक्त जा चुका, यहाँ की जमात हो गई। एक मखसूस टाइम होता है मस्जिद का, वही 2 बजे नमाज हो जाएगी। आप आए 2:30 बजे, अब आप 10 लोग हो। इस्लाम क्या कहता है? बाजमात, इकट्ठा होके, गैदर, अलग अलग नहीं। इबादत करो तो इकट्ठा होके करो। कैसे करो? इकट्ठा होके।
तो 10 लोग अगर इकट्ठा होकर नमाज पढ़ेंगे तो उसमें भी कोई एक को तो इमामत करनी पड़ेगी। अगर वो मेन मेहराब के बाजू वाले मेहराब पे इमामत करेगा तो हो सकता है किसी को गलत फहमी हो, या ये हो कि यहाँ का जो टाइम है नमाज का वो 2:30 बजे का है, या कुछ और गलत फहमियां खड़ी हो सकती है। इसलिए ये मेहराब साइड में बनाए गए कि मस्जिद का जो टाइम मुकर्रर है उसके अलावा अगर आपको बाजमात नमाज पढ़नी है तो वहां का इमाम ये साइड के मेहराब पे खड़ा रहेगा और आपको इमामत करवाएगा। और वहां पर अगर आप जमात बनाते हो तो कोई भी इमाम आपको आके नहीं पूछेगा कि अलग जमात क्यों करी। समझ में आया? मल्टीपल मेहराब मकसद क्या है? डिजाइन तो है ही, बट कभी ऐसे कोई जमात से नमाज पढ़ानी हो तो ये एक उसूल है कि अगर आप भी अननोन मस्जिद में गए हो, अनजानी मस्जिद, आपको पता नहीं है टाइम वगैरह क्या है, 8-10 लोग हो, क्या मैं बोलता हूँ 2-4 लोग ही हो और बाद जमात नमाज पढ़नी है तो साइड के मेहराब पे खड़े रहकर नमाज पढ़नी है। क्लियर है? मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? आ रहा है ना मजा? ठीक है, जानने मिला है कुछ? नहीं हो तो बता दो, मैं थोड़ा और इसको इंटरेस्टिंग बनाऊं। मजा आ रहा है? बढ़िया। चलो, मस्जिद देखनी हो 5 मिनट देख लो, फिर मस्जिद के बाहर जाए। सामने की तरफ एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है? हम थोड़ा लेट है, नहीं तो आपको वहां पर भी ले जाते। टाइम वक्त की कमी के हिसाब से मैं आते ही आपको बता देता हूँ। सामने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं रानी का पैलेस। क्या बोलते हैं? और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो दरवाजे जैसा है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो है राजा का पैलेस। क्या है? राजा का पैलेस। अब अगर उसके दरवाजा इतना बड़ा, वो किस लिए है? हाथी या बड़े जानवर जो थे, घोड़े वगैरह, को भी तो पानी वगैरह पिलाना है ना, सरवाइव करना है ना, तो उसके लिए वो दरवाजे से उसको नीचे लेकर आते थे, पानी पिलाकर उनको वापस वहां से बाहर ले आ जाते। अब राजा का जो महल है ना, उसमें भी तुमको सलन पिलर जैसा दिखेगा। देखो ये जो शील मंडरा रही ना ऊपर, वो है मस्जिद। क्या है? क्या है? मस्जिद। छोटी सी मस्जिद है, 1 या 2 तक की मस्जिद है। वो इसलिए थी कि अगर राजा वहां पर है कुछ काम में, अभी मगरिब की अजान हो गई तो मगरिब के अंदर इतना वक्त नहीं होता कि वहां से राजा चल के या नाव में बैठ के यहाँ आएगा। तो उस वक्त राजा क्या करेगा? वो जितने उसके सिपाही है उसके साथ वहीं पर नमाज अदा कर लेगा। ठीक है। अब ये कुछ लोगों ने मुझे ये सवाल किया कि नीचे ये जो है वो क्या है? इसको बोलते हैं घाट। क्या कहते हैं? घाट। यहाँ पर ये तालाब है, पहले बोटिंग चलता था, नावड़ी, ठीक है। तो अभी तो तालाब की जो सतह काफी ऊपर आ गई। ये काफी डीप था, इतना मतलब ऊपर नहीं था, काफी डीप था। इसके अंदर बोट चल सकती थी इजीली। तो बोट को रुकाने के लिए ये घाट बनाया हुआ है। वहाँ से बादशाह बोट में बैठ के यहाँ पर आते थे। यहाँ पर झरूके जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये झरूके। बेसिकली ये आराम का है। अगर गर्मी ज्यादा है और मुझे रेस्ट करना है तो पहले एसी चालू नहीं होता था, ऐसे बटन दबा के 22 का टेम्परेचर कर दिया और आराम से लेट जाओ। जो नॉर्मल रिसोर्स है मुझे वही यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो तालाब के कॉर्नर से बिल्कुल एक झरूका बनाया, तो तालाब के ठंडे पानी से उसके अंदर थोड़ा टेम्परेचर डाउन रहेगा और हवा आती जाती है। तो बादशाह या उनके जो बड़े होद्देदार थे वो यहाँ पर आराम फरमाते थे, बैठते थे, एंजॉय करते थे। ठीक है। वैसे ही वो सामने की तरफ का जो हिस्सा है वो रानियों के लिए, मेल फीमेल, ठीक है। और ये घाट है, घाट से ऊपर आने के लिए सीढ़ियां वगैरह बनाई, ठीक है। अब हमारे दोनों तरफ मजार है, ये तरफ भी मजार है और ये तरफ भी मजार है। ये तरफ जो है वो रानियों के मजार है, 3 रानियों के मजार है। और वहीं पर छोटा सा म्यूजियम जैसा है जहाँ पर कुछ किताबें पुरानी, लोग शेख अहमद किताब पेश हुआ था वो पढ़ा है। उसके अलावा चंद जो पुराने जमाने के हमारे गुजरात के सिक्के हैं वो अवेलेबल है, ठीक है।
और यहाँ पर हमारे 3 सुल्तानों की मजार है, ठीक है। वो अंदर से हम विजिट करेंगे। वो विजिट करने के बाद आज की हेरिटेज वॉक खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स अपने हिसाब से फिरना है, देखना है, तो आपको इजाजत है, जा सकते हो, ठीक है। बट आप जो भी आपके टीचर सर है उनको इन्फॉर्म कर देना, ओके। अब थोड़ा सा आपको इस तरफ आना पड़ेगा, इस तरफ आ जाओ। ले आवाज बंद, आवाज बंद। की तरफ एक छोटी सी मस्जिद, बाद में देंगे तो क्या बोला मैंने सुना, ठीक है। अब ये जो मस्जिद है, ये जो मस्जिद है, इसकी तारीखी मालूमात कोई नहीं है, कोई हिस्ट्री अभी तक किसी को मिली नहीं है। किसने बनवाई, क्यों बनवाई, कब बनवाई, कोई तारीख मिलती नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ते हो कोई बुक वगैरह और आपको कोई सोर्स मिलता है तो आप भी बता सकते हो कि किसने बनाई है, इसकी तारीख आप पेश कर सकते हो। बट हमारा जो कयास है, जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और हम जो समझते हैं ग्राउंड रियलिटी पे जाके, हमारा ये कयास है कि ये जो मस्जिद है, ठीक है, ये आउटर साइड है, बाहर की तरफ, चूंकि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये भी एक किले जैसा है। समझो पूरे गुजरात का सुल्तान यहाँ पर आराम करने के लिए आता है, सामने उसका महल है, यहाँ उसका झरूका बना हुआ है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए सिपाही तो रहते होंगे ना, राइट। तो सिपाही कहाँ होते हैं, कुछ किले के बाहर, कुछ किले के अंदर, ठीक है। तो किले के बाहर वाले अगर सिपाही नमाज के लिए अंदर आ गए, ठीक है, तो बाहर प्रोटेक्शन कौन करेगा, कोई नहीं, ठीक है। तो शायद ये हमारा कयास है कि वो जो सिपाही है, वो सिपाही लोगों के लिए वो मस्जिद बनाई गई थी। छोटी सी एक सब की मस्जिद है कि एक एक सब बनाकर वो लोग नमाज पढ़ ले और फिर वापस तैनात हो जाए अपनी जो भी जिम्मेदारी है उसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास उस मस्जिद को लेकर नहीं। इसके अलावा 2 मजार आपको और दिखेंगे। ये जो झाड़ है, ये झाड़ के पीछे एक पूरा मजार है, वो है हबसियों के मजार। अहमदाबाद के ऊपर किसी समय हबसी लोगों ने भी हुकूमत की है। इसने हबसी जो काले लोग होते हैं, अफ्रीकन, जिनको हम सीधी बादशाह बोलते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर हुकूमत की है, ठीक है। तो उनका मजार भी वहाँ पर है, ओके। और एक मजार आपको सरखेज रोजा के पीछे दिखेगा, जो बहुत ज्यादा जर्जरित हालत में, टूटा सा है, ठीक है। तो मुगलों ने भी गुजरात के ऊपर हुकूमत की है ना मुगलों ने, ठीक है। एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, गुजरात सल्तनत के जो सुल्तान हैं वो और मुगल एक नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि हम मुगल सुल्तानों के अंडर वाले हैं। मुगल बहुत बाद आए, मुगल के पहले गुजरात सल्तनत खुद यहाँ पर थी, और गुजरात सल्तनत के जो बानी हैं मुजफ्फर शाह, ठीक है, जिन्होंने गुजरात सल्तनत की नींव डाली, ठीक है, वो एक नॉन मुस्लिम थे। वो कन्वर्ट हुए थे, मुसलमान बने थे, और फिर उन्होंने गुजरात सल्तनत की नींव डाली, ठीक है। 182 साल 182 ईयर उन्होंने और उनके खानदान वालों ने गुजरात पे हुकूमत की। कितना? 182 ईयर। उसके बाद 1572 के अंदर ये गुजरात सल्तनत को मुगल सल्तनत ने हरा दिया। किसने? मुगल सल्तनत में अकबर ने हराया था। किसने? उसके पहले अकबर 11 बार कोशिश कर चुका गुजरात को हराने की, लेकिन नहीं हरा पाया। लेकिन लास्ट में आखिर में गुजरात सल्तनत हारी। वो किधर हारी पता है? फतेहवाड़ी के अंदर। तुम जिसको आज फतेहवाड़ी बोलते हो, ठीक है, वहाँ पीछे एक किला है फतेहबाग के नाम से।
फतेह किला। जब मुगलों ने गुजरात सल्तनत को हरा दिया तो उसकी जीत की खुशी में वहीं पर उन्होंने एक किला बनवाया जिसका नाम दिया फतेह किला, और वहां पर गार्डन बनवाया जिसका नाम था फतेह बाग। इसके लिए वो एरिया का नाम फतेहवाड़ी है। कितने लोगों को आज पता चला? पता नहीं चला। वो फतेहवाड़ी कोई आज 5-10 साल, फतेहवाड़ी कोई 10-15 साल से बसा हुआ इलाका नहीं है, वो 400 सालों से बसा हुआ फतेहवाड़ी है। ठीक है। अब जब मुगल आए और जब मुगलों ने गुजरात को फतेह किया तो 3 बड़ी हस्तियों का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। देखो, जब जंग होती है ना तो जो सिपाही होते हैं ना उनका काम होता है खाली एक लड़ना, मारो काटो। हाँ, ये सच्चाई है। ठीक है। एक सिपाहियों का काम होता है लड़ना, लेकिन सिपाहियों को सही डायरेक्शन अगर ना मिले तो क्या जीत पाएंगे? तो वैसे कुछ बड़े लोग जिन्होंने अपना दिमाग लगाया और यहाँ पर जीत हासिल की, वैसी 3 नामी गिरामी हस्ती थी। एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना, जिन्होंने फतेहवाड़ी का किला बनाया। कोई जानता है अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है? जानता है कोई? नहीं जानता है? रहीम के दोहे पढ़े आप लोगों ने? वो रहीम के दोहे जिसने लिखे हैं वही है अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर, यहाँ ध्यान दो, अकबर बादशाह के जो 9 रतन थे उसमें से एक रतन थे अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है। खाने खाना ये उनका टाइटल, उपाधि थी। कोई इंसान अगर आउटस्टैंडिंग कुछ काम करता है ना तो पहले के सुल्तान उनको टाइटल दिया करते थे। तो खाने खाना मतलब खानों का खान, वो उनका टाइटल था। और खान, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कोई सरनेम नहीं है। खान एक्चुअल टाइटल दिया जाता था सरदार। खान का मतलब होता है लीडर। ठीक है। अब उनको दिया था खाने खाना, मतलब सरदारों का सरदार, लीडरों का लीडर। ठीक है। दूसरा जो नाम था वो है अब्दुल अजीज कोका, कोकल ताज जिसको बोलते थे। कोका इसके लिए बोला जाता है कि वो अकबर का दूध भाई था। और तीसरी जो शख्सियत थी, ठीक है, जिनका मजार यहाँ शेख अहमदगंज बख्श कट्टू रहमतुल्लाह अलैह के मजार के पीछे है, उनका नाम है गियासुद्दीन अली कज़वीनी, जिनका टाइटल था असफ खान। आप अगर अकबर की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके अंदर असफ खान लिखा हुआ आएगा। वो असफ खान यही है जो उनका मजार पीछे है, गियासुद्दीन अली कज़वीनी उनका नाम था। ठीक है। और रिश्ते में वो शाहजहां के ससुर लगते। ठीक है। अभी बहुत डीप में हिस्ट्री में ना जाते हुए मोटा मोटा एक और चीज बता देता हूँ। ये जो रानी का पैलेस है, वो बाजू में पेड़ है, वो पेड़ के नीचे 3 कमरे हैं, और वो 3 कमरे गुजरात और मुगल सल्तनत के बड़े शायरों में, मतलब जिनको काजी उस शोहरा, मतलब शायरों का काजी कहा जाता था, उनकी मजार है। ठीक है। कासिम अरसलान उनका नाम था। उनकी जो किताबें सारी की सारी फारसी में है, उसकी एक किताब मैंने निकाल के रखी है, मैं उसके ऊपर अभी रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल या उनके कोई अशार मेरे पास मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं 1-2 आपको सुना देता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्क करेंगे, तब तक मैं 1 आध लाइन आपके लिए ढूंढ के निकाल के लाऊंगा। लेकिन उनके बारे में ये लिखा जाता है कि उनको काजी उस शोहरा की उपाधि दी थी। टाइटल ये दिया था काजी उस शोहरा, मतलब शायरों में सबसे बड़े शायर, मतलब कारनामे अच्छे ही रहे होंगे तब जाके उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब हम जाएंगे सुल्तान महमूद बेगला और उनके 2 बेटे और पोते की कब्र की तरफ। उनके बारे में थोड़ी मालूमात मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद में ये हेरिटेज वर्क को हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। ठीक है। देखिए, काफी अकीदत के साथ
थोड़ा साइलेंट रखिए प्लीज। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 सुल्तानों के बारे में, ठीक है। उसमें एक शख्सियत इतनी बड़ी है कि पूरे गुजरात भर को अगर मैं ये बोलूं कि सजाया धजाया और एक अपने मुकाम पर ले गए, वैसे सुल्तान के बारे में। तो सबसे सेंटर में आपको जो कब्र दिख रही है वो कब्र है सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह। इनका ओरिजिनल नाम था सुल्तान फतेह खान, बट बेगड़ा इनको टाइटल दिया लोगों ने। बेगड़ा टाइटल देने के पीछे का रीजन ये था कि इन्होंने 2 गढ़ उनके जमाने में जीते थे, पावागढ़ और जूनागढ़, ठीक है। 2 गढ़ जीते। गुजराती में 2 को क्या बोलते हैं? बे। और गढ़ जीते थे उसके लिए बेगड़ा, ठीक है। इनकी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ये शख्सियत जो है ये पली बड़ी शायर अब सरकार के देख रेख के, ठीक है। और इनका जो वक्फा है टाइम पीरियड वो गुजरात की सल्तनत के अंदर सबसे ज्यादा है। 52 ईयर इन्होंने शासन किया गुजरात के ऊपर। कितना? 52 ईयर, 1448 से लेके 1511 या 12, ठीक है। अब इनके और जो कारनामे हैं, ठीक है, वो ये है कि गुजरात भर में आप जितने भी मॉन्यूमेंट देखते हो, आर्किटेक्चर, बातें बंद कर दो भाई, जितने भी मॉन्यूमेंट मस्जिदें ज्यादातर देखते हो, सबसे ज्यादा इनकी हुकूमत के दौर के अंदर बनी है। वो चाहे आपका पूरा का पूरा चापानेर हो, ठीक है, जूनागढ़ वाला हिस्सा हो, महमदाबाद वाला हिस्सा हो, ठीक है, ज्यादातर जो इमारतें हैं इनके दौर में तैयार हुई। अहमदाबाद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि 12 दरवाजा नु अहमदाबाद, राइट, बट ऐसा नहीं। कालूपुर, दरियापुर, ईसनपुर, शाहीबाग, ये सारे जो एरिया है ये इन्हीं के टाइम पे डेवलप हुए। और कुछ इतिहासकारों का मानना ये है कि गुजरात के अकबर है। मेरा मानना ये है कि अकबर वो हिंदुस्तान का महमूद बेगड़ा है, क्योंकि अकबर इनके बाद आया था। अकबर आया था 1572 में। इनका जो वक्फा है वो 1512 का है। तो अकबर से पहले इन्होंने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली थी, ठीक है। तो इतने स्ट्रॉन्ग थे ये सुल्तान। दूसरे सुल्तान जो है वो है उनके बेटे, जो मेरे सबसे पसंदीदा और चहीते हैं, जिसकी कुछ पर्सनल रीजन थे, ठीक है। जिनको बोलते हैं सुल्तान मुजफ्फर शाह हलीम या सुल्तान मुजफ्फर शाह दूसरा। हलीम क्यों कहते हैं? हलीम उनका टाइटल है। हलीम इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा नरम दिल इंसान थे, हिल्म वाले थे। और मैं उनको कहता हूँ हाफिज मुजफ्फर शाह हलीम। क्या कहता हूँ? हाफिज मुजफ्फर शाह हलीम। उसका रीजन है कि उनके जो वालिद है, ठीक है, सुल्तान गुजरात के, एक महफिल में बैठे हुए थे और वो महफिल में उनके गवर्नर, उनके मंत्रियों के कुछ बेटे आए, ठीक है, कुछ औलियाओं के बेटे आए और उन्होंने कुछ हिफ्ज किया हुआ कुरान सुनाया, ठीक है। तो तब उनको मन में रश्क हुआ और उन्होंने अपने बेटे से बोला, जो मुजफ्फर शाह थे उनके बेटे थे, तो ये कहा कि काश मेरा भी कोई बेटा होता कि जिससे कयामत के दिन मेरे सर पर ताज पहनाया जाता। ये तो पता है ना, हाफिज के माँ बाप के सर के ऊपर कयामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। तो बोले मेरी औलाद में भी कोई औलाद ऐसी होती कि जिसके वजह से मेरे सर पर ताज पहनाया जाता। तब मुजफ्फर शाह हलीम ने ठान लिया कि मैं हाफिज बनूंगा। मुजफ्फर शाह हलीम हाफिज बने, पूरा कुरान मुकम्मल हिफ्ज किया और अपने वालिद को सुनाया। तभी मुजफ्फर शाह हलीम को नक्की कर लिया गया था कि मेरे बाद का अगर कोई सुल्तान होगा तो वो मुजफ्फर होगा। गुजरात के एक लौते सुल्तान ऐसे है कि जो हाफिज कुरान, ठीक है। इनका जो वक्फा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 1511 से 1526 तक का। कम टाइम राज किया, शासन किया। इनके बाद एक और सुल्तान है, इनके बेटे
जिनका यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है, सुल्तान बहादुर शाह। कौन? सुल्तान बहादुर शाह। कंफ्यूज मत होना, हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर बहादुर शाह 4 सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है मुगल वाले, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, वो नहीं, ये बहादुर शाह गुजरात वाले। इनका मजार पूरे गुजरात में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बहादुर शाह का मजार गुजरात के अंदर कहीं पर भी नहीं। क्यों? क्योंकि सुल्तान बहादुर शाह को पोर्टुगीजों ने धोखे से समुद्र के बीच में कत्ल करके फेंक दिया था। उसके बाद तीसरे सुल्तान बने सुल्तान महमूद शाह तीसरा, जिनका नाम था सुल्तान सदउद्दीन शाह, लेकिन उनको कहते हैं महमूद शाह तीसरा। ठीक है, उनका वक्फा जो है 1537 से 1554 का है। काफी कश्मकश वाला टाइम नहीं है गुजरात सल्तनत के लिए। बाहर वाले बहुत ज्यादा अटैक कर रहे थे, तो इनके टाइम में उतना ज्यादा एक्सपांशन या कुछ नया इनोवेशन गुजरात के अंदर हो नहीं सका। इसलिए बहादुर शाह का मजार यहाँ पर नहीं है, महमूद शाह तीसरा का मजार है। यहाँ पर 3 कब्रें दिख रही है। ठीक है, पहले महमूद शाह बेगड़ा, उनका बेटा महमूद मुजफ्फर शाह अली और उनका पोता परपोता मोहम्मद शाह तीसरा। ठीक है, तीनों की कब्रें यहाँ पर है। बाकी जो सुल्तान है उनके मजार अलग अलग जगह। अब ये भी कॉम्प्लेक्स आप देखोगे तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत जालियों से सजाया हुआ है। और एक तरफ जो है आप देखोगे तो बंदगी करने की एक जगह है काबा रुख। ठीक है, सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा ने अपनी हयाती में जगह को बनवा लिया था, और जब भी यहाँ आते थे तो वहाँ इबादत करते थे और वहाँ बैठ के ये कहते कि महमूद तेरी आखिरी मंजिल यही है। ठीक है, तो हमारे जो सुल्तान हैं वो कितने परहेजगार थे ये हमें समझना चाहिए, और कितने परहेजगारी से उन्होंने शासन किया, कितने अच्छे से लोगों के ऊपर राज किया, कितनी अच्छी अच्छी इमारतें हमें दी, कितने अच्छे काम लोगों के लिए भलाई के लिए किए। हमें वो याद रखना है, उनके कारनामे याद रखना है। क्या याद रखना है? कारनामे। और वो पढ़ने के लिए मैंने जो 2 बुक बताई, हो सके तो जल्द से जल्द खरीद लो। गियासुद्दीन अली कज़वीनी का रोजा हो रहा सामने, जो मैंने पीछे घाट में आपको बताया था कि एक मुगल का गवर्नर था जिसका बहुत बड़ा हाथ था सुल्तान बहादुर शाह को हराने में, वो ये है गियासुद्दीन अली कज़वीनी। अभी ये हेरिटेज वॉक यहाँ पर मेरे तरफ से खत्म होती है। ठीक है, सुल्तानों के बारे में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल आपको बताई नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बताऊंगा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगी। उससे बेटर है आप अपने हिसाब से थोड़ा पढ़ाई करो, तहकीक करो, तो आपको इंटरेस्ट आएगा।